आ, सुभा प्रेम जी स्वर्गीय और देश के बहुत ही सामाजिक क्षेत्र में जो एक जाना माना नाम रहा है, आदरणीय प्रेम भाई जी की बेटी हैं। सोनभद्र जो उत्तर प्रदेश का एक तरह से, जिसमें एक बड़ा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है, वहां पर बनवासी सेवाश्रम की शुरुआत आज से 50 साल पहले से हुई थी और भी ज्यादा समय वहां बीता। और तब से ग्राम स्वराज अभियान, भाई जी ने उसी समय से ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत की थी। लगभग सघन रूप से 200-250 ग्राम पंचायत क्षेत्रों में, और लगभग पूरा जो क्षेत्र है 400 ग्राम पंचायतों में उनके काम पूरे सोनभद्र के क्षेत्र में चल रहे हैं। सुभा जी ने उनके बाद उस दायित्व को संभाला। उनकी माँ थी डॉक्टर रागनी बहन। डॉक्टर प्रेम भाई के बाद डॉक्टर रागनी बहन ने उस काम को आगे बढ़ाया था, और अब कुछ वर्षों से सुभा जी उस काम को आगे बढ़ा रही है। और तीसरी सरकार अभियान जब शुरू हुआ तो शुरुआती दौर से ही वहां से जुड़ा रहा, क्योंकि हम सब प्रेम भाई के ही एक तरह से शिष्य रहे हैं। अपना जो सामाजिक जीवन है उनकी ही प्रेरणा से शुरू किया गया था। और तीसरी सरकार अभियान की भी वहां था, और बाद में अभी मिशन समृद्धि के साथ मिलकर के और इंडिया पंचायत फाउंडेशन के साथ मिलकर के वहां पर बाकायदा लगभग 17 ग्राम पंचायतों में, और अभी तो कुछ और ग्राम पंचायतें ली जानी है, जहां पिछले 2 सालों से बहुत सघन रूप से ग्राम स्वराज्य के इस अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो सुभा जी के पास प्रैक्टिकल अनुभव है, व्यवहारिक अनुभव है। उनके पास बहुत सारे उदाहरण हैं जो इस समय वो कर रही हैं और पहले भी जो होते रहे हैं, तो वो आपको उस व्यवहारिक अनुभव से परिचित कराएंगी। धन्यवाद। सुभा जी का स्वागत है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस मंच से आप लोगों के साथ संवाद करने का एक मौका दिया है। अभी मैं प्राण साहब को सुन रही थी, और अगर मैं कहूँ कि जैसे आप प्राण सर ने बताया ही कि बनवासी सेवा आश्रम ने शुरुआत से ही उसकी जो आस्था थी जिसके लिए उसने यहाँ पर काम शुरू किया, वो आस्था ही ये थी कि हम ग्राम स्वराज्य के माध्यम से ही जो गांव की पुनर्रचना करना चाहते हैं, या सबकी भलाई या सर्वोदय का लक्ष्य जो हम हासिल करना चाहते हैं, वो अगर हमें हासिल करना है तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि हम ग्राम स्वराज्य की जो कल्पना अभी उन्होंने बताई, उसके जो आयाम बताए, उनको जब हम स्थापित कर पाएंगे तभी हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। और इसी दिशा में बनवासी सेवा आश्रम ने शुरू से काम शुरू किया। अगर मैं उनके अनुभवों को इस रूप में देखूं कि इसमें सबसे पहले जरूरी क्या है, तो सबसे पहला जरूरी तो ये है कि जहां हम काम करने जा रहे हैं उस समाज में हमारी आस्था होना, वहां हम कुछ देने के लिए जा रहे हैं ये भाव से ऊपर उठना, उस समाज को समझने में अपना समय लगाना। जो बात अभी संबंधों की हो रही थी, उनके साथ संबंधों को कायम करना, संबंधों को जीना, और उसके बाद उनकी ताकत को समझना। जो अलग अलग ताकत अलग अलग व्यक्ति में हो सकती है। हो सकता है कि कोई बुद्धि से तीव्र हो, कोई शारीरिक शक्ति से अपना योगदान दे सकता है, किसी के पास संपत्ति है, तो सभी रूप में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना और उस तरह से काम करना। तो और इसमें जो हम लोगों की मूल भावना रही इसको काम करते हुए, आपको फिर उसके बाद में कुछ उदाहरण भी बताऊंगी, तो जिसमें मूल भाव हमारा था कि हम इस तरह के कार्यक्रम लेंगे जो जहां ये आस्था हमारी रहेगी कि सबकी भलाई में से हमारी भलाई निकलेगी। सोचना हमको सबके लिए है। इसी तरह दूसरी बात थी कि जो समस्या है उसका समाधान हमको जो करना है वो स्थानीय संसाधनों के आधार पर उसका समाधान ढूंढना है, चाहे वो मानवीय संसाधन हो या अन्य भौतिक संसाधन हो, उनका वहीं से उन्हीं के माध्यम से उस समाधान निकालना है। हाँ, जब हम स्थानीयता की बात कर रहे थे
तो हमारा ये भी स्पष्टता थी कि ऐसा नहीं है कि हम अपने को पूर्ण मान के स्थानीय स्तर पर चलेंगे, जो देश भर में या जग भर में जो प्रयोग हो रहे हैं उनके साथ स्थानीय लोगों को जुड़ने का मौका देना और साथ में उनके अंदर विश्वास कायम करना कि वो उनके ज्ञान, उनके अनुभवों से सीख सकते हैं, लेकिन रास्ता उनको स्थानीय स्तर पर ढूंढना है। और इस तरह से वैज्ञानिक जो एक समझ है, उसकी समझ के साथ जो सबसे जरूरतमंद लोग हैं उनको प्राथमिकता देकर हम लोगों ने काम करने की शुरुआत की। उसमें जो मुख्य साधन के रूप में अगर मैं देख सकती हूँ तो स्थानीय टीम का निर्माण किया गया। टीम दो तरह की थी, एक जो पूरी तरह से पूर्णकालिक कार्यकर्ता आप उनको कह सकते हैं, जो पूरा समय इसी के लिए दे रहे थे, अपना पूरा समय, पूरा चिंतन, रात दिन वो इसके लिए समर्पित थे। दूसरे वो टीम जो बहुत बड़ी है, जो गांव स्तर पे स्वयं सेवकों की है। वो स्वयं सेवक ऐसी टीम थी कि अगर हमको भूमि की समस्या है तो उनको स्किल्ड किया गया कि वो लेखपाल के रूप में काम कर सके। वो नक्शे का मेजरमेंट कर सकते हैं, वो जमीन को नाप के बता सकते हैं, लोगों के विवादों को सुलझाने का तकनीकी ज्ञान उनके पास है। इसी तरह स्वास्थ्य मित्र थे, शिक्षा मित्र थे हम लोगों के साथ। जब मैं शिक्षा मित्र कहती हूँ तो उन लोगों को बाकायदा पढ़ाने के विभिन्न तरीकों को बताया गया और वो किस तरह से उसमें कर सकते हैं। तो इस तरह से ग्राम सखियां बनी, जो महिला मुद्दों के बारे में अपनी एक संवैधानिक समझ भी रखती थी और समाज की समझ भी रखती थी। तो उसके साथ मिलके वो कैसे महिला मुद्दों को आगे लेके चलेंगी, कैसे उसको एक नेतृत्व की क्षमता के साथ आगे बढ़ाएंगी, उस दृष्टि से काम हुआ। और इन सब चीजों को करते हुए एक दूसरा साधन जो था है अभी हम लोगों का, कि हम लोगों ने 3 स्तरीय लोगों का संगठन विकसित किया, जिसको हम ग्राम स्वराज्य संगठन कहते हैं, जो गांव स्तर पर है। फिर वो कुछ गांवों के बीच में उसको क्षेत्रीय स्तर पे है, और फिर बनवासी सेवा आश्रम का जितना कार्य क्षेत्र है 400 गांव का, उनके स्तर पर वो संगठन है, जिसका हर साल नवीनीकरण होता है। और आश्रम के कार्य की यह शर्त रही कि जहां पर ये संगठन बनेगा वहीं काम शुरू होगा। तो जो बात इसमें आ रही थी कि सहभागिता आज एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन आश्रम ने जब अपने काम की कहीं भी काम किया तो उसकी पहली शर्त होती थी कि जब गांव समूह में बैठकर निर्णय लेगा और कहेगा कि हमको ये काम शुरू करना है, तभी वहां पर आश्रम के लोग भी जाएंगे और वहां पे उनकी समस्याओं के साथ काम करना शुरू करेंगे। तो ये इस तरह का रहा। अब अगर मैं कुछ उदाहरण देती जाऊं तो उसमें शुरुआत जब हुई तो आश्रम यहाँ पर एक बहुत भयंकर अकाल की स्थिति थी और महामारी भी थी। ये 1956 की बात है। लेकिन ठीक उसी समय यहाँ पे औद्योगिक विकास की भी शुरुआत हो रही थी। रिहंद बांध का बनना शुरू हुआ, रेलवे लाइन आनी शुरू हुई, सड़क आनी शुरू हुई। उसके पहले तक यह एक अलग थलग पड़ा हुआ भूभाग था, लेकिन यह जो है कि सिंगरौली रियासत है और सिंगरौली रियासत बहुत स्वावलंबी रियासत थी। यहाँ की रानी इसको हेड करती थी और वो गांधी के इस स्वदेशी विचार से बहुत अच्छे से समझ भी रखती थी और प्रभावित भी थी। और मैं अगर ये कहूँ कि ये जो समाज था, यहाँ पे लोग जो बुजुर्ग हैं वो बताते रहे हम लोगों के बचपन में कि केवल नमक और केरोसिन ऑयल यही हमको बाहर से लाना पड़ता था। और ये जब मैं कह रही हूँ तो उनको अपना लोहा बनाना भी आता था। यहाँ पे खदान थी, उससे वो एक छोटी सी भट्टी से लोहा बना लेते थे, तो अपने बर्तन से लेके सारी चीजें, तो ये दोनों ही चीजें इसकी पृष्ठभूमि थी जब आश्रम ने काम करना शुरू किया। लेकिन क्योंकि हम लोगों की शुरुआत होने के पहले रिहंद बांध आ गया था,
तो लोगों के मन में एक असमंजस हो गया था, एक भय का वातावरण था, क्या होने वाला है, हम कैसे जिएंगे। और ऐसे समय में भी यहाँ जब उनको उजड़ना पड़ा और एकदम से तलहटी में रहने वाले लोगों को पहाड़ी पे डाल दिया गया, ऐसी पहाड़ी जो बिल्कुल पथरीली थी, जहां पीने के पानी का साधन भी उनको नहीं था। तो हम समझ सकते हैं कि इंसान अपनी जगह से उजड़ता है और वो भी इतनी एडवर्स सिचुएशन में, तो उसकी मनः स्थिति क्या होगी। तो उस समय सबसे पहला काम जो आश्रम ने किया, संबंध बनाने का। अब ये संबंध बनते कैसे हैं, तो सब पहली बात थी कि हम भी उसी परिस्थिति में रहेंगे जिस परिस्थिति में समाज में लोग रह रहे हैं। हम लोगों का कोई भी यूनिट टाउनशिप में नहीं बना, सारे हमारे जो अपने निवास हैं कार्यकर्ताओं के, वो गांव में ही हैं, घर भी गांव की तरह के ही हैं। उनके साथ रहना शुरू किया और उनका विश्वास भी उसमें से कायम हुआ, सहजता भी उनकी बढ़ती है कि वो सहज होते हैं हमारे साथ अपनी बातें शेयर करने के लिए। और उस समय फिर बहुत तरह से काम हुए। उसके बाद 1966 में यहाँ फिर से अकाल की स्थिति हुई। तो मैं अगर कहूं कि किस तरह से काम शुरुआत हुई, तो जब आश्रम ने काम करना शुरू किया, यहाँ पर बंधक जमीन और बंधक लोग थे। अब हम लोगों की आस्था अहिंसा में है। सवाल था कि जो लोग शोषित हैं उनको कैसे मुक्त किया जाए, जहां वो इस मानसिकता के वो हैं कि नहीं, हमको किसी जमाने में इस व्यक्ति ने सहयोग दिया है, अब ये हमारे साथ जो भी व्यवहार करता है वो उचित ही है। तो आश्रम कानूनी मदद ले सकता था, लेकिन लोगों के साथ हम लोग बैठे, पूरे हिसाब लोगों के साथ बैठ के किए गए। जब महाजन ये कहता था कि नहीं नहीं, हमारा इन्होंने सूद नहीं दिया, हमारा इन्होंने लोन नहीं वापस किया, उस समय आश्रम ने उनका पूरा हिसाब उनके सामने रखा और ये कहा कि आपने इनसे कितना ज्यादा वसूल कर लिया है इतने सालों में, तो आपको इनकी जमीन भी वापस करनी है और इतना और इनको आपको देना है, या तो आप बैल के रूप में दीजिए या आप बीज के रूप में दीजिए। और इसके लिए इस तरह का एक वातावरण बना कि ये आप सहमति से कर लीजिए और नहीं तो हमको आगे जाना पड़ेगा। ये लंबी प्रक्रिया रही, निश्चित रूप से कभी भी जो समाज परिवर्तन का काम है उसमें प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को कभी बंधक बना लिया जाता था, मतलब इस तरह की एडवर्स सिचुएशंस को फेस किया उन लोगों ने। लेकिन आपको मैं बताऊं कि वो लोगों को एक भी बिना केस किए, बिना मुकदमा किए, हाँ, उनको संवैधानिक जो कानून थे वो जरूर उनके सामने रखे गए कि ये कानून है आज अपने देश में और ये हिसाब है इनका। तो लोगों ने फिर स्वेच्छा से उन जमीनों को मुक्त कर दिया। और आश्रम ने जब इनके साथ काम शुरू किया तो जो संबंधों की बात फिर आती है, जब हम सर्वोदय की बात करते हैं, हमको सबके साथ काम करना है। जो मैंने शुरू में कहा कि बुद्धि से कुछ लोगों का हमको इसमें उपयोग होगा, सहभागिता में शक्ति से होगा, वहीं संपत्ति से भी होगा। तो जो लोग ये महाजन थे उनको भी हम लोगों ने हमेशा अछूत बना के नहीं रखा, वो भी हमारे कार्यक्रमों में आएंगे। अगर हम आर्थिक मदद कर रहे हैं तो हम अंतिम व्यक्ति की पहले करेंगे। तो इस तरह से सबकी एक सहभागिता सुनिश्चित की गई। वो लोग भी ग्राम स्वराज्य सभाओं में सदस्य बन के आए और साथ में बैठे, ग्राम कोष बना गांव का, उसमें भी उनकी सहभागिता हुई। आश्रम ने स्कूल शुरू किए तो फिर उन लोगों के बच्चे शुरू में नहीं आते थे, लेकिन बाद में उनको लगा कि आश्रम के जो नॉन फॉर्मल स्कूल्स हैं उसमें तो पढ़ाई ज्यादा अच्छी हो रही है और हमारे बच्चे पिछड़ जाएंगे। तो उन लोगों ने पेशकश की कि उनके बच्चे आना चाहते हैं।
तो आश्रम की ये समानता की बात थी, जिसमें उन्होंने कहा कि उनको हमारे विद्यालय में अगर आना है तो सबके साथ एक टाट पर बैठना पड़ेगा। सब बच्चे मिलके सफाई करते हैं, बच्चे और शिक्षक मिलके, तो उनको भी झाड़ू उठानी पड़ेगी। और इस तरह से वो हुआ, तो सब बच्चे और विद्यार्थी एक उस पर आए। तो जो ये इंक्लूजन की प्रोसेस है गांव में, ये नई पीढ़ी में एक इंक्लूजन की प्रोसेस शुरू हुई। कभी भोजन हम परोस रहे थे तो भी एक टाट पे परोस रहे थे, सबको अपनी पत्तल उठानी थी। तो इस तरह का जो अलग अलग कार्यक्रम थे, उसमें इस इंक्लूजन के प्रोसेस को लाया गया, प्रक्रिया को लाया गया, ताकि सबकी सहभागिता और सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आना शुरू हो। जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि ये सब कोई इतना आसान नहीं था, और मेरा इतने दिनों का ये विश्वास है कि समाज में तो परिवर्तन होता ही है, हम उसमें कितने भागीदार हैं ये एक अलग विषय है। लेकिन चाहे वो एक परिवार का ढांचा है, वो भी परिवर्तनशील है। पहले लोग अकेले रहते थे, फिर परिवार हुए, संयुक्त परिवार हुए, अब एकल परिवार की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो उसमें भी परिवर्तन हो रहा है। इसी तरह समाज में लोगों के रहन सहन में, सोच में परिवर्तन आ रहा है। लेकिन उस परिवर्तन में जिनका वो समाज है, उनकी भागीदारी कितनी है, उनकी सोच कितनी है, ये सुनिश्चित करने के लिए जो ये ग्राम स्वराज्य सभाओं का संगठन बनाया गया, वो तय हुआ, और वहां से कार्यक्रम आश्रम के निकल के आते थे। और आज भी हम जो अपने प्रमुख कार्यक्रम लेते हैं, वहां से निकल के वो कार्यक्रम आते हैं। तो इसमें अगर मैं मोटा मोटा कहूं कि जो कार्यक्रम हुए, पानी को लेके काम किया आश्रम ने, लोगों के हकों को लेके काम किया आश्रम ने, स्वास्थ्य को लेके किया, शिक्षा को लेके काम किया। अब इसी तरह की अगर मैं बात कहूं और एक प्रक्रिया भी चलाई गई। हम लोगों ने यहाँ पर जब ये सरकार की आवाज उठाना था कि यहाँ पे स्कूल्स नहीं है, तो एक तो बात है कि हम ऐसे ही कह दें कि स्कूल नहीं है, लेकिन आश्रम ने पूरा इसका एक सर्वे किया, और जब वो सरकार में दिया तो सरकार ने कहा कि नहीं, वहां तो स्कूल हैं। तो फिर वो सूची लाई गई कि कौन से स्कूल हैं, कहाँ पर वो स्थित हैं। तो देखा ये गया कि स्कूल तो हैं, लेकिन किसी गांव के नाम से किसी दूसरे जगह पे जो सड़क के किनारे, वहां वो स्कूल चल रहे हैं, उसमें शिक्षक नहीं है। तो जब समाज की भागीदारी सुनिश्चित करना था, तो तय ये किया गया कि समाज अपनी तरफ से एक शिक्षक रखेगा जो नियमित उस स्कूल को चलाएगा, और बच्चे भी नियमित आएंगे। क्योंकि वहां पे एक खिंचाव था कि शिक्षक कहता था बच्चे आते ही नहीं तो हम रह के क्या करें, और समाज कहता था कि शिक्षक रहते ही नहीं तो बच्चों को आदत ही नहीं है। तो इस तरह से शिक्षा मित्र रखने की जब शुरुआत की गई, वो शिक्षा मित्र शिक्षकों की हाजिरी भी रखने लगे। हर चीज हम लोग तो नहीं बता रहे थे क्या करना है, कहीं कहीं उन्होंने हाजिरी रखी, कहीं कहीं उन्होंने कहा कि आप जिस दिन नहीं रहते उस दिन हम आपको सिग्नेचर नहीं करने देंगे। तो इस तरह से वो काम शुरू हुआ। इससे बच्चों में एक शिक्षा के प्रति नियमितता भी आई, शिक्षक के ऊपर नैतिक दबाव भी बनने लगा कि उसको वहां पे रहना है, उसकी नियमितता बढ़ी। और फिर सरकार के साथ जो एडवोकेसी हुई, जो पूरे तथ्य रखे गए, उसके आधार पर फिर ये गांव में स्कूल आने लगे। तो मैं इसमें से ये बताना चाहती हूँ कि जब आश्रम की कार्य पद्धति में एक दूसरी बात ये रही कि जो भी हमारी स्थिति है उसका पूर्ण अध्ययन करना, और सरकार के साथ भी एक संवाद स्थापित करना, और उनके सामने खुद ही सॉल्यूशन भी रखना कि हमारी जो स्थानीय परिस्थिति है उसमें उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। एक मैं बहुत अच्छा उदाहरण इसी का दे सकती हूँ, और भी जो आज कानूनी दृष्टि से लोगों को पढ़ाया भी जाता है। यहाँ पर जो जमीनें थी वो लोगों के नाम पर नहीं थी, और जब आश्रम ने आर्थिक विकास के कार्यक्रम लेना शुरू किया
तो कुछ मॉडल्स तो क्रिएट हो गए, लेकिन अगर बहुत विस्तार से उसको करना था तो उसके लिए बैंकों से ऋण दिलाना था। तो उनके पास कोई कागज नहीं थे कि वो कह सकें कि हाँ हम इसके भूमिधर हैं और इसलिए हमको डीजल पंप के लिए कर्जा मिल सकता है, बैल के लिए कर्जा मिल सकता है। तो लैंड रिकॉर्ड सेटलमेंट के लिए एक मूवमेंट हुआ, उसके लिए एक पूरा अध्ययन ये जो संगठन था उसने किया और PIL 1982 में दाखिल हुई। लेकिन वहां सिर्फ ये मांग नहीं की गई कि हमारा सर्वे किया जाए, वहां पूरा ये डिमांड दिया गया कि कुल कितने किसान हैं, कितने डिस्प्यूट्स निर्माण होंगे और इसके लिए क्या व्यवस्था चाहिए, तब सही सर्वे हो सकता है। तो पूरा उसका गणित हम लोगों ने रखा कि इतने लैंड रिकॉर्ड्स हैं, 5 लाख एकड़ जमीन की सवाल है, तो उसके लिए कितने सर्वेयर्स की टीम चाहिए, कितने नायब तहसीलदार चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी गांव तक लगी। ये तय हुआ कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इनका फैसला ही नहीं कर पाएगी, एक RO निर्णय ही नहीं ले पाएगा, इतनी बड़ी प्रक्रिया है। तो मोबाइल कोर्ट्स बने और वो मोबाइल कोर्ट एक तरफ सरकारी प्रक्रिया जब चालू हुई, इसके लिए आश्रम को लड़ाई भी लड़नी पड़ी। कोर्ट ने तो निर्णय दे दिया, सरकार की समझ में नहीं आ रहा था कि इसकी शुरुआत कैसे हो, तो कोर्ट के निर्णय को इम्प्लीमेंट करने के लिए चक्का जाम भी किया गया। लेकिन तय ये था कि हम हिंसक नहीं होंगे। पूरी PSC ने लोगों को इतनी बुरी तरह पीटा, बहुत बुरी तरह मारा गया, लेकिन किसी ने एक पत्थर भी उठा के नहीं फेंका। इतनी तैयारी लोगों की हुई थी, लोगों के घरों में घुस के भी लोगों ने मारा, लेकिन लोगों ने जवाब नहीं दिया उसका, और लोग फिर जेल में गए, जेल से रिहा हुए, बहुत लंबे समय तक मुकदमा चला उनके ऊपर, बहुत सारे झूठे मुकदमे भी कायम किए गए। जैसे यहाँ पे रेल की पटरी थी नहीं, रेल की पटरी उखाड़ने का मुकदमा भी प्रेम भाई के ऊपर कायम हुआ। लेकिन आश्रम ने अपनी लड़ाई में या जो भी था उसमें ये निश्चित रखा कि हमको अहिंसा के ही साथ काम करना है और अपने मुद्दे से हमको नहीं भटकना है। तो हम लोग जो भी बातें कहते रहे वो जमीन लैंड रिकॉर्ड सेटलमेंट की बात कहते रहे, मुकदमे हम लोगों के ऊपर के अन्याय वो कोर्ट में अलग चलते रहे। और ये करने के लिए गांव में पूरी एक स्वयं सेवकों की टीम बनाई गई कि जब पता होता था कि आज इस गांव में कोर्ट लगने वाली है, उसके पहले लोग आपस में बैठ के उनकी फाइलें तैयार करवाते थे, उनकी जो फाइल तैयार हुई आपस के समझौते तैयार हो जाते थे, जो जज के सामने पेश होते थे और जज तुरंत निर्णय ले लेते थे। तो एक एक गांव में 400-500 फाइलें होती थी जो 2 से 3 दिन में ही निपट जा रही थी। तो इस तरह से पूरे इस कार्यक्रम में एक सहभागिता और स्थानीय संसाधनों के सशक्तिकरण की बात रही, ऐसा मुझे लगता है। और साथ में फिर जो है मैं कहूंगी कि ये करते हुए जैसा अभी आपने बताया कि हम ये कर रहे थे लगातार, लेकिन आज हमने ये सोचा कि ये जो हमारा ग्राम स्वराज्य संगठन है, जहाँ लोग श्रम से भी काम कर रहे हैं, उसको अब पंचायतों का जो संस्थागत ढांचा एक प्राप्त हुआ है, जो संवैधानिक ढांचा हमें प्राप्त हुआ है, उसके साथ इसको जोड़ा जाए ताकि इसमें एक स्थायित्व आए, और उसको लेके हम काम कर रहे हैं। इसमें हमारी जो 2 सालों में पिछले सतत जब हम उसमें काम कर रहे हैं, तो जो सफलता है मुख्य रूप से कि हमने लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए वार्ड सभाओं का आयोजन शुरू किया है। जबकि उत्तर प्रदेश के कानून में वार्ड सभा नहीं अस्तित्व में है, लेकिन वार्ड सभाएं हो रही हैं। सदस्यों की भागीदारी बहुत बढ़ी है। ग्राम पंचायत की बैठकों में सदस्य जाते ही नहीं थे, उनको तो लगता था कि सिर्फ हमको क्या मिलेगा। तो अभी उनको अपनी उनका जिम्मेदारी है उसका एहसास हो रहा है, और ग्राम पंचायत की जो मासिक बैठक है उसमें 80% तक सदस्यों की उपस्थिति हो रही है। लेकिन ये करते हुए भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी लोग जो खुद से होके काम कर रहे हैं, जैसे अभी हमारे यहाँ इस वर्ष पिछले 6 सालों से टूटी हुई एक बंधी को
80 लोगों ने 3 दिन में श्रम करके पूरा बना लिया। वो 3 साल से केवल मांग कर रहे थे कि प्रधान जी की योजना में उसको शामिल हो जाए, मनरेगा की योजना में शामिल हो जाए, वो नहीं हो पा रहा था। पर इस बार उन्होंने कहा कि नहीं, हम पानी के पहले इसको बना डालेंगे। तो इस तरह के सामूहिक प्रयास शुरू हुए हैं और अब हम लोग जो इसमें हमारे सामने एक है कि कैसे पूरी इसको संवैधानिक प्रक्रिया में कैसे ये जो सामुदायिक पहल है उसको पूरी तरह से जोड़ते हुए वहां पर उसको अस्तित्व में लाया जाए। और इसके लिए पिछले 1 साल से प्रक्रिया चल रही थी कि हम ग्राम विकास की योजना कैसे बनाएंगे। और अभी पिछले महीने सितंबर में ग्राम प्रधान खुद 5 ग्राम पंचायतों, जो 17 ग्राम पंचायतें आपने कही, उसमें से 5 ग्राम प्रधानों ने आगे आके कहा है और वो खुद वार्ड सभाएं आयोजित कर रहे हैं। हर वार्ड सभा में वो जा रहे हैं, जब वार्ड सभा सदस्य उसको आयोजित करता है वहां से वो समस्याओं का चिन्हीकरण कर रहे हैं। और अब दूसरी फेज में हम लोग जा रहे हैं, जब जो ये निकल के आए हैं विषय लोगों की तरफ से, उनका संकलन कैसे ग्राम सभा के स्तर पे किया जाए और कैसे ग्राम सभा में भी सबकी भागीदारी हो। पर इसमें अभी मैं कहूंगी कि भागीदारी तो बढ़ी है, लेकिन पंचायत के नाम पर लोगों के मन में अभी भी, क्योंकि सरकारी योजनाएं इतनी ज्यादा ग्राम पंचायतों के माध्यम से आती हैं कि उन लोगों का मस्तिष्क ग्राम पंचायत कहते ही वो सरकारी योजनाएं और सरकार से अपेक्षाओं में उलझ जाता है। ये जो वो सामुदायिक काम करते हैं इसको ये मान लेते हैं कि ये तो हमारा काम है। तो ये दोनों का जोड़ कैसे वहां पे हो, इसके लिए हमको और आगे प्रयास करने हैं। मुझे लगता है कि मैंने काफी लंबा बोला है, तो मैं अपनी बात यहाँ पूरी करती हूँ, क्योंकि एक बहुत लंबी प्रक्रिया रही है। अगर इस पर और विस्तार से चीजों को कहना है तो और अधिक समय लग जाएगा। पर अगर आप में से किसी को कुछ बताना हो या पूछना हो तो मैं उसके जवाब। धन्यवाद।